हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मनोविज्ञान के चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं, उनको लेकर आए हैं। और इससे भी पहले कुछ क्वेश्चन हमें कर चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर पहले चैनल पर आप बने हुए हैं तो आपने देख भी लिया है। और अगर आप भी चैनल को पहली या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन है यहाँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन लेते हैं। जो लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, जो आपका HW के रूप में था, उसका आंसर बता देता हूँ कि मध्य बाल्यावस्था अवधि है। मध्य बाल्यावस्था अवधि है क्या है? 6 से 12 वर्ष। इसका सही आंसर क्या था? 6 से 12 वर्ष होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि किसी व्यक्ति को आकार देने में किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन सही है गलत है? ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तीसरा है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध है ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो आप ऊपर है क्वेश्चन को ही पढ़कर आप जान चुके हैं कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। कोई व्यक्ति है आकार में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विकास है वो वातावरण और आनुवंशिकता का क्या होता है? अंतःक्रिया, अंतर संबंधित होता है ना। तो यहाँ पर ये ठीक नहीं है। और वजह क्या है? तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही रहेगा दोस्तों, कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। विकास का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसमें? विकास में किसका? वातावरण का, पर्यावरण का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। कौन सी प्रक्रिया है ऐसी? पहला ऑप्शन दिया है सीखना, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा विकास, चौथा समाजीकरण। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु है वो समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो समाज के में सक्रिय सदस्य के रूप में कर रहा है। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? समाजीकरण। तो 4th नंबर है इसका सही आंसर रहेगा कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु है और समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका व महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार पियाजे ने बताया है कि विकास में ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका अधिक होती है? पहला है चिंतन की, दूसरा अनुकरण की, तीसरा है पुनर्बलन और चौथा है भाषा की। तो विकास में भाषा का योगदान होता है क्या? नहीं। पुनर्बलन नहीं। अनुकरण नहीं। तो बचा कौन सा? चिंतन। तो चिंतन है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर? विकास पर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहला, चिंतन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने इसमें 4 जो है स्तर बताए थे। एक है गमक संवेदी, दूसरा प्राक संक्रियात्मक, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक और चौथा बताया था औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, औपचारिक या
मूर्त भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा पूर्व संक्रियात्मक के लिए? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरा है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तीसरा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, और चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक में काल में क्या होता है कि दूसरे का जो दृष्टिकोण है किसी को देखने का या कोई वस्तु के बारे में कोई दूसरे का क्या दृष्टिकोण है या खुद अपने खुद के बारे में क्या दृष्टिकोण है उसको हम कई बार समझ जाते हैं ना, तो वो कौन सी अवस्था में होता है? वो पूर्व संक्रियात्मक काल में होता है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक काल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और जोड़े दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन सही जोड़ा कौन सा बना है वो देख लेते हैं। पहला दिया है कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो इसका जोड़ा दिया है कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दिए ये कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। और दूसरा है नियम और आदेश अभिविन्यास, तो इसके आधार पर क्या दिया है कि मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। और तीसरा है सामाजिक संविधा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। और चौथा है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, तो इसका क्या दिया है नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो दंड और आज्ञा से ऐसा नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? कौन सा जोड़ा इसमें सही है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त कर लेना, ये इसका सही ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। यानी लड़के है वो हम जैसे परिवार में कहते हैं ना ये अच्छी लड़की है या फिर बोलते हैं ये अच्छा लड़का है, हाँ शाबाश आप अच्छा कर रहे हो ऐसे, तो वो क्या करता है और अच्छा करके कोई भी स्वीकृति यानी पापा मम्मी को कोई मनाने के लिए कोई हाँ बच्चा सही कर रहा है अच्छा कर रहा है, तो पापा भी मम्मी भी क्या करते हैं या समाज के जो सदस्य वो भी क्या करते हैं उसको स्वीकृति प्राप्त कर देते हैं कि ऐसा ये कर सकता है, यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन ये एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना आगे दिया है, ऑप्शन दे दिए कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, दूसरा दिया है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, तीसरा है प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, चौथा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की की संस्तुति है उसमें कौन कौन सी संकल्पनाएं थी। 3 संकल्पनाएं थी, उनमें से ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दूसरा था स्कैफोल्डिंग, और तीसरा था वो कुछ किताबों में है और कुछ में नहीं है, वो है व्यक्तिगत वाक यानी स्वभाषण। ठीक है, तो स्वयं से ही क्या करते हैं कोई भी कार्य करते करते क्या करते हैं अपनी भाषा के मगन हो जाते हैं, अपनी भाषा बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा कि स्पष्ट करती है। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक है की संकल्पना वो क्या स्पष्ट करती है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके निर्देशन के लिए क्या है अपनी ही भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो सही रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पहला दिया है पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, तीसरा अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, और चौथा है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो यहाँ वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे नहीं किया जा सकता भी? तो वाइगोत्स्की किसके बारे में बताते हैं? सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है वो किसका है? वाइगोत्स्की का है। तो वो समाज के बारे में बात करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? फोर्थ, उसके सामाजिक संदर्भ से क्या है पृथक नहीं किया जा सकता। और अवधान का अर्थ क्या है? ज्ञान, कोई ज्ञान प्राप्त करना, और
अवबोधन। अवबोधन का अर्थ ज्ञान है, और अवधारणात्मक क्या मतलब कोई ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना, ठीक है। पुनर्बलन आप जानते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि ब्रिजेज, वैज्ञानिक है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना, उत्तेजना क्या है? कोई भी हमें संवेग उत्पन्न होता है तो सबसे पहले क्या होती है, हमें उत्तेजना उत्पन्न होती है भी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि ब्रिजेज के अनुसार भी उत्तेजना भाग है किसका? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास का, दूसरा शारीरिक विकास का, तीसरा संवेगात्मक विकास का, चौथा मानसिक विकास का। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अभी बताया था ना कि संवेग उत्पन्न होते हैं तो उनसे पहले क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उत्तेजना, इसका सही आंसर क्या है? संवेगात्मक विकास का। उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास है उसके संबंध में कौन सा कथन है यहाँ गलत दे रखा है? तो पहला ऑप्शन दिया है विकास पूर्वानुमेय होता है। पूर्वानुमेय का मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तीसरा विकास रेखीय होता है, और चौथा है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसमें गलत कौन सा है वो देखना है हमें। पहला दिया है कि विकास पूर्वानुमेय, हाँ सही है कि विकास की क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसका विकास ऐसे हो सकता है, ठीक है, उसके हाव भाव है उनको देखकर। दूसरा है विकास सामान्य से विशिष्ट, हाँ सही है, ये भी सही है। विकास रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास है वो वर्तुलाकार ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। यानी जैसे जैसे विकास हुआ वो अपने पहले इतना विकास हुआ, फिर वो और आगे जाकर वापस पहले के स्तर पर वापस आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, ऐसे जी, ठीक है, वर्तुलाकार होता है। तो ये ऑप्शन है इसका गलत है, ठीक है। और चौथा निरंतर होने की वाली प्रक्रिया है, हाँ विकास निरंतर होता रहता है गर्भधान से अंत तक, ठीक है। विकास रेखीय होता है, ये इसका गलत ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसी ने कहा। तो ये तो सरल सा ही है, बहुत बार आ भी चुका है। तो इसका ऑप्शन क्या है? रॉस ने क्या कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, तो ये कौन से विकास के अंतर्गत आता है? पहला दिया है मानसिक विकास है, दूसरा है शारीरिक विकास है, तीसरा ध्यान का विकास है, चौथा भाषा का विकास। तो संवेदना, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। संवेदना कहाँ उत्पन्न होती है? दिमाग में संवेदना। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मानसिक विकास। क्या रहेगा? मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये कथन क्या है? मानसिक विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास है खालिस्तान की आयु पर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण, तर्क करना, जिज्ञासु कोई वाला जिज्ञासु है, वाले मानो कोई कार्य करने के लिए जिज्ञासु होता है, कुछ नया खोज करने के लिए भी जिज्ञासु होता है, और निरीक्षण शक्ति उसमें ज़्यादा होती है, का विकास होता है। कौन सी आयु में सबसे ज़्यादा होता है? यानी उत्तर बाल्यावस्था में आते आते उसमें ये चीज़ें क्या है, सबसे ज़्यादा विकसित होती है। तो कौन सा? उत्तर बाल्यावस्था का, ये बाल्यावस्था की ये तीनों ही चारों बाल्यावस्था के ही वर्ष दे रखे हैं, लेकिन इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा? 11 वर्ष। ये शक्ति सबसे ज़्यादा 11 वर्ष में सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, पहला स्नायु मंडल, दूसरा मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, चौथा उपयुक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्नायु मंडल क्या होता है? स्नायु मंडल मतलब सूक्ष्म नाड़ियों का जाल होता है। सूक्ष्म नाड़ियों का जाल है जो हमें स्पर्श या किसी दबाव को महसूस करते हैं, ठीक है, वो स्नायु मंडल है। मांसपेशियों की वृद्धि, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एक बहिःस्रावी होती है, एक अंतःस्रावी। अंतर क्या है? एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी का मतलब है कि जो अपना जो हार्मोन स्रावित करती है जो ग्रंथियाँ, वो सीधे ही रक्त में स्रावित करती है, ठीक है। और बहिःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है कि जो एक विशेष नलिका द्वारा किसी विशेष अंग तक क्या है, अपने हार्मोन से स्रावित करती है। ये अंतर होता है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? ये सभी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई? तो सबसे ज़्यादा किस में? शैशवावस्था है, उसमें तो ऐसा नहीं होता। दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। तो नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति, गैंग एज बोलते हैं ना,
तो वो कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। सेकंड ऑप्शन है इसका सही रहेगा। ठीक है, इसमें खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, यानी जीन के आधार पर कौन सा नहीं चलता? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो समानता, हाँ, जैसे अपने माता पिता के समान कोई बालक हो सकता है। भिन्नता, माता पिता से भिन्न भी हो सकता है वंशक्रम में। और प्रत्यागमन का मतलब है कि अपने माता पिता के गुण न होकर उनसे पीछे के, प्रत्यागमन का मतलब ऐसे तो होता है विलोमतः, आगे से पीछे चलना। तो यहाँ पर अपने माता पिता के गुण न होकर अपने दादाजी या परदादाजी के या दादी के, जैसे नाना नानी, उनके गुण है वो बालक में आ जाना, वो प्रत्यागमन है। ठीक है, और चौथा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। ये तो क्या है, वंशक्रम के अनुसार नहीं होता है, वो अपने वातावरण है उसके अनुसार है अभिप्रेरणा मिलती है। तो ये इसका ऑप्शन है सही रहेगा। अभिप्रेरणा वंशक्रम का नियम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था तक क्या बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां है उनका पूर्ण विकास हो जाता है? तो कौन सी अवस्था है? तो 3 से 4 वर्ष तक, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन 3 से 4 वर्ष तक क्या है, इस अवधि तक क्या हो जाता है, बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां क्या हो जाती है? पूर्ण विकसित, देखने की और सुनने की इंद्रियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की को बालक की शताब्दी कहा है, यह परिभाषा दी थी। 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा सही? क्रो एंड क्रो है, उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि गामक विकास को से हमारा तात्पर्य, गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा, गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की। इसका आगे दिया है ऑप्शन मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो मांसपेशियां हैं, गामक विकास है, उसमें मांसपेशियों का विकास होता है, पैरों की उचित वृद्धि होती है, उसमें कौन सा शक्ति बढ़ती है, गति बढ़ती है, यही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 4th, शक्ति और गति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ है वो मूलतः किससे घटित है? पहला ऑप्शन दिया है 2 कोष, दूसरा केवल 1 कोष, तीसरा कई कोष, चौथा कोई कोष नहीं। यानी कितनी कोशिकाओं से स्टार्ट होता है मानव का जीवन? तो सही आंसर क्या रहेगा? केवल 1 कोष, केवल 1 कोष से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन इजी है थोड़ी। शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता क्या विशेषता नहीं है? कि शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शेष अवस्था में क्या नहीं होता? नैतिकता का अभाव होता है, तर्क का अभाव होता है। तो यहाँ नैतिकता का होना ये क्या नहीं है? शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। और तो शारीरिक विकास है वो तीव्र होता है शेष अवस्था में। दूसरों पर निर्भर होते हैं शिशु, दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने माता पिता या संबंधी उन पर निर्भर रहते हैं। और मानसिक विकास है वो भी इस आयु में यानी शेष अवस्था में क्या होता है? सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन नैतिक विकास इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक जो विकास को है उसको प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। और सेकंड है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और चौथा है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना। संप्रत्या का मतलब क्या है? सामान्य नए विचार। संप्रत्यात्मक विकास होता है कि नए नए विचारों का विकास होना। तो संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? यानी विद्यार्थियों को हम
बहुत सारे उदाहरण देंगे और उनकी जो तर्क शक्ति है उनको प्रोत्साहित करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सेकंड वाला, कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही ऑप्शन है सेकंड रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलत विचार तो दे नहीं सकते उनसे और दंड भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक, गौण का मतलब क्या है? अप्रधान। एक तो प्रधान होते हैं, एक अप्रधान होते हैं। गौण वाहक वो होते हैं जैसे एक तो जो सिद्धांत, जैसे सिद्धांतों के बारे में बोलते हैं, मूल सिद्धांत होते हैं, एक गौण सिद्धांत होते हैं, यानी उन्हीं की सिमिलियर, यानी उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कोई साज सज्जा करते हैं हमें, तो एक तो मुख्य मुख्य आगे साज सज्जा में, और एक्स्ट्रा उनको एक मतलब सजाने के लिए क्या करते हैं, कुछ अन्य वस्तुएं लगाते हैं, वो क्या हो गई? गौण वस्तुएं या गौण वाहक बोलते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं कि विद्यालय और आस पड़ोस, सेकंड है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, थर्ड है परिवार और रिश्तेदार, और चौथा है परिवार और आश्रय पड़ोस। तो समाजीकरण के लिए गौण वाहक कौन से है? तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? एक तो विद्यालय तो होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निकटतम परिवार के सदस्य। तो निकटतम परिवार के सदस्य, केवल निकटतम परिवार के सदस्य है वो क्या नहीं करते? समाजीकरण में भाग नहीं ले सकते। अन्य भी आस पड़ोस है, वो कैसा व्यवहार करते हैं? उनका भी तो होना चाहिए साथ में। तो ये इसका ऑप्शन सही है, वो पहला ही होगा, विद्यालय और आस पड़ोस। परिवार और रिश्तेदार नहीं, परिवार और आस पड़ोस नहीं, विद्यालय भी इसमें शामिल होता है। विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, ठीक है, समाजीकरण में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की जो साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला थी उसको किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट थे। उन्होंने ये लिप्जिंग नाम से था जर्मनी में, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना की थी। और वो भी कब की थी? ये लगभग 1890 में, सॉरी 1890 नहीं होगा इसमें, थोड़ा सा एक सेकंड में बताता हूँ आपको। ये विलियम वुंट थे, उन्होंने 1879 में लिप्जिंग शहर था वहाँ पर की थी, ठीक है। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने लिप्जिंग नामक शहर में 1879 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? कि बच्चों की नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो केवल बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये भी बालक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र के अंदर नहीं आता। बाल केंद्रित का मतलब है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों को केंद्र मानकर उनको अभिव्यक्ति और उनको सक्रिय भागीदारी का है क्या है? महत्व होना चाहिए उनमें। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड, कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये इसका सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, सही बात है, किंतु ये एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। कौन से का? पहला ऑप्शन दिया एडी से छोटी, दूसरा अव्यवस्थित, तीसरा अप्रत्याशित, चौथा क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ठीक है। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? यानी अचानक हो जाना, कोई अकस्मात है, ठीक है, अकस्मात विकास होना, ठीक है। ऐसा अकस्मात तो नहीं होता। तो यहाँ पर विकास के एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन एक नमूना क्या होगा? विकास क्या होता है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? तो विकास, पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। विकास एकल आयामी है, विकास से पृथक होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है, जन्म के साथ प्रारंभ होकर समाप्त नहीं होता है, और विकास एकल आयामी में नहीं होता, यानी एक दिशा में नहीं होता, ठीक है। मतलब एक हाथ बढ़ने लगा तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता, एक आयामी नहीं होता, यानी दोनों हाथ बढ़ेंगे
पैर भी बढ़ेंगे, एक लिमिट तक बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे मोटाई भी, सुदृढ़ता भी बढ़ती है, ठीक है। विकास पृथक होता है, पृथक नहीं होता, अलग नहीं होता विकास। विकास और विवृत्ति वो साथ होती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा सही? इसका है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो भिन्नता किसके कारण होती है? विकास किसका संयोग है? वातावरण वंशानुक्रम दोनों का अंतक्रिया है, अनन्य क्रिया या अंतःक्रिया का कारण ही होता है ना विकास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर भी यही रहेगा कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण है वो व्यक्तियों में भिन्नता लाता है, ठीक है। भिन्नता इसी के कारण होती है। तो ठीक है दोस्तों, यही है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। कैसी? कम महत्वपूर्ण या रोमांचकारी या मुख्य या गौण? तो समाजीकरण में परिवार क्या निभाता है? मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर थर्ड रहेगा, मुख्य भूमिका। चलते हैं नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? विषय केंद्रित शिक्षा का है या शिक्षक केंद्रित शिक्षा या क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित? तो मनोविज्ञान में पढ़ते हैं ना कि बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या रहेगा? बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बच्चों को सेंटर्ड मानकर क्या करना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? केवल, जहाँ केवल आ जाए वो तो बहुत ही रेयर चांस में सही होता है कि केवल शेष अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहाँ क्या आएगा? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? फोर्थ, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि वह अवस्था जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की अधिकता होने पर वह अवस्था कहलाती है। अवस्था क्या कहलाएगी? यानी 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए, उन 46 गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, एक गुणसूत्र बढ़ गया, ठीक है, चाहे वो कौन सा ही बढ़ो, एक्स बढ़े चाहे वाई, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? तो बताया था ना कि 46 के बाद एक बढ़ जाए तो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। वो बताया था पिछली वीडियो में, एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डाउन सिंड्रोम, फर्स्ट ऑप्शन। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। क्लीन फेल्टर सिंड्रोम का मतलब है कि पुरुष होते हैं उनमें एक एक्स गुणसूत्र रहता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? पुरुषों में एक्स गुणसूत्र की वृद्धि होना है, वो किसके अंदर आता है? क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी डाउन्स में तो एक वृद्धि हो जाती है और टर्नर सिंड्रोम में एक की कमी हो जाती है, यानी 45 गुणसूत्र ही बचते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में। और फोर्थ है विल्सन सिंड्रोम। विल्सन सिंड्रोम वो होता है जिसमें शरीर में क्या है कि तांबा है वो उसका मेंटेनेंस नहीं रहता, यानी तांबा जमा होने लग जाता है शरीर के अंदर। वो ये होता है 21 से 23 वर्ष की उम्र होते हैं ना बच्चों की, उस टाइम ये स्टार्ट हो जाता है कि तांबा जमना शरीर के अंदर, तो वो होता है विल्सन सिंड्रोम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय क्रम है कि अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज। फिर है सेकंड ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। फिर है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, इसमें कौन सी क्रिया क्रम है वो सही है? तो सबसे पहले क्या होता है? अंडाणु शुक्राणु है वो मिलते हैं, फिर क्या बनता है? युग्मनज, फिर क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब है कि अंडे में है वो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं का, तो वही क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? फोर्थ, अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे, फिर युग्मनज बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ऐसा किसने कहा था? तो व्यवहारवादी, सबसे ज़्यादा व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था?
ठीक है। आधुनिक जो सिद्धांत है व्यवहारवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो वो किसने दिया? वाटसन ने। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? वाटसन रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे और वाइगोत्स्की उनका दृष्टिकोण क्या है कि भाषा और विचार के बारे में, ठीक है। तो पहला है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा के विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से ही विचार जन्म लेता है। चौथा है, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हूँ मानते हैं। तो दोनों एक जैसी बात तो नहीं मानते, ये तो स्पष्ट ही है। तो पियाजे के अनुसार इसका सही आंसर क्या रहेगा कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की उनके अनुसार क्या है? भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकती है। किस किस की विशिष्ट अनन्य क्रिया होती है? वंशानुक्रम और वातावरण की, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। तो यह पहला ऑप्शन वातावरण, वंशानुक्रम पर्यावरण यानी वातावरण। दूसरा चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है, ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण या वातावरण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है कि समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती? ये तो गलत बात है। विद्यालय समाजीकरण की महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, थोड़ी नहीं होती। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का पहला तो नहीं हो सकता, परिवार है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा विद्यालय और समाजीकरण के बारे में? तो विद्यालय और समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय क्या है? समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए? नहीं, गलत है, 4 ही दिए थे ना, बताया था अभी। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं और बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों कि पियाजे का जो तर्क है ना वो संज्ञानात्मक विकास है और चरणों में आगे बढ़ने की निरंतर है। इसमें क्या होती है? चरणों में नहीं बढ़ता, अपेक्षा निरंतर होता है। बढ़ने की अपेक्षा ये क्या होता है? निरंतर बढ़ता रहता है। विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन है वो सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? लेव वाइगोत्स्की उसने क्या कहा है देखते हैं कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा है, वयस्कों और साथियों से अन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है और बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार कौन सा सही रहने वाला है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है? हाँ, बदलता है। दूसरा, वयस्क और साथियों की भाषा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। भूमिका बहुत कम, ये भी गलत है। और युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं भाषा, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था ना, इसकी 5 अवस्थाएं बताई थी। तो 4th नंबर थी वो कौन सी थी? सुप्तावस्था। 5 से 12 वर्ष तक थी ना। तो सुप्तावर्ष का वर्ष अंतराल कौन सा है? तो यहाँ देख लो, 6 से 12 वर्ष कहाँ है? ये रहा सेकंड। फर्स्ट तो 2 से 5 वर्ष दिया है और सेकंड 6 से 12 वर्ष, थर्ड 18 से 19 वर्ष और फोर्थ 20 से 22 वर्ष। तो यहाँ क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। 6 से 12 वर्ष तक सुप्तावस्था को और क्या बोलते हैं? अदृश्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं। सुप्तावस्था को क्या बोलते हैं? अदृश्यात्मक अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था भी बोलते हैं। 5 से
12 वर्ष के अंदर। ठीक है, 5 अवस्थाएं बताई थी ना, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था या ये सुप्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि विकास का सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार का आगे बढ़ता है। तो सिरपदाभिमुख, इससे ही आप समझ जाओगे। इसका आंसर है वो आप बताओगे। भिन्नों से एक एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।